So students, today we are talking about vector operations. Means हम दो vectors के साथ कर क्या सकते हैं. So the mathematical operations, or as per the vector algebra, there are two operations are possible. One, addition or subtraction of vector, that means finding resultant of vector. दो वेक्टर को ऐड या सेपरेट करना मतलब एक ऐसा नया वेक्टर ढूंढना जो उन सब ने जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया है वो अकेला कर दे. एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. सो पहले हम डील कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को. देख रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को एक साथ कैसे ऐड करते हैं या सेपरेट करते हैं. सो स्टार्ट कर रहे हैं. मान लीजिए हमारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर. हम उनको ऐड करके एक नया वेक्टर लेकर आते हैं, थर्ड वेक्टर, एकदम नया वेक्टर, आर वेक्टर. सो हमारा इंटरेस्ट है इस आर वेक्टर में. अब इस आर वेक्टर को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट? रिजल्टेंट इज दैट सिंगल वेक्टर which can produce the same effect as produced by number of vectors together. बहुत सारे वेक्टर मिलकर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, अगर वही इफेक्ट कोई एक अकेला वेक्टर प्रोड्यूस कर दे तो उसे उनका रिजल्टेंट कहते हैं. मतलब यहां पर जब हम सम कर रहे हैं या डिफरेंस कर रहे हैं वेक्टर्स का, देन वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू वेक्टर विथ विच वी कैन रिप्लेस ऑल द वेक्टर्स. हम बाकी सारे वेक्टर्स को हटा के उस एक अकेले को इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो हम ऐड और सेपरेट कर सकते हैं दो तरीके से. वी कैन डू इट एडिशन and subtraction in two ways. Number one, geometrical method. First we have geometrical method. What is geometrical method? We can also call it head tail method. Let us see कि हम इसमें कैसे ऐड या सेपरेट करते हैं दो वेक्टर्स को. Suppose we have a vector a vector, and if we want to add a vector with the b vector, then if we want to add a vector with b vector, then just place the tail of one vector on the head of another vector. So if we place tail of b vector on the head of a vector, and after that if we join tail of a with the head of b, then this third vector represents the resultant of vector in terms of magnitude and direction both. देखिए अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी और हम उन्हें ऐड करना चाहते हैं, तो हम किसी एक के सिर पर दूसरे का पैर रख दें, किसी एक के हेड पर दूसरे का टेल रख दें. अब हमारे पास एक टेल और एक हेड खुला रह जाएगा, और अगर हम टेल से हेड को मिला दें तो हमें जो चीज मिलेगी वो तीसरा नया वेक्टर होगा जो ए और बी का रिजल्टेंट होगा, जो ना केवल मैग्नीट्यूड यानी लंबाई में उनका रिजल्टेंट होगा बल्कि डायरेक्शन में भी उनका रिजल्टेंट होगा. सर अगर हम बी के सिर पर ए का पैर रख देते तो क्या कुछ अलग आंसर आता? नहीं, चेक कर लेते हैं. मान लीजिए ये बी वेक्टर था ना, ये बी वेक्टर है, और हम इसके सिर पर ए का पैर रख देते, तो अब ये बी वेक्टर होता, ये ए वेक्टर होता, और फिर जब हम इस टेल को हेड से मिला देते तो वंस अगेन हमारे पास सेम आंसर आता. ये आर वेक्टर और ये दोनों आर वेक्टर मैग्नीट्यूड में भी सेम है और डायरेक्शन में भी सेम है. हम समझ सकते हैं कि हम पढ़ रहे थे फाइंडिंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर.
और हमने सीखा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आर वेक्टर हो सकता है। इसके लिए ए के सिर पर बी का पैर रख दें और जो बचा हुआ टेल है उससे हेड को मिला दें और इस तरह आप आसानी से आर वेक्टर बना सकते हैं। साथ ही साथ हम देखें तो बी प्लस ए बी आर वेक्टर ही आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होता है, मतलब वेक्टर का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। Commutative property means the resultant of two vectors remains same in whatever order you may add the vectors. आप चाहे किसी भी ऑर्डर में वेक्टर्स को जोड़िए, उनका रिजल्टेंट सेम ही रहेगा, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। आप किसी को भी पहले जोड़ लीजिए, किसी को भी बाद में जोड़ लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। और ये ना केवल कोई दो वेक्टर के लिए होगा बल्कि कितने भी वेक्टर के लिए सही है। a प्लस बी प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सभी का आंसर सेम ही होगा। अब मान लीजिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करें? मुझे लगता है सब्ट्रैक्ट करना ऐड करना ही होता है। बस हम a में b ऐड कर रहे थे, उसकी जगह a में माइनस b ऐड कर दें तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अब समझिए कि हम a वेक्टर माइनस b वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं। वंस अगेन लेट अस कंसीडर कि हमारे पास ये a वेक्टर और b वेक्टर है। अब हमें a माइनस b चाहिए, तो हमें सबसे पहले ढूंढना होगा कि माइनस बी कहाँ होगा। एक्चुअली माइनस बी प्लस बी का नेगेटिव वेक्टर होगा जिसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो देखते हैं वो कहाँ है। ये बी के बराबर लंबाई का ही वेक्टर है, बस इसकी डायरेक्शन बी के जस्ट अपोजिट है, इसलिए ये रहा हमारे पास माइनस बी। अगर हम ए के सिर पर बी का पैर रख देते तो ये तो हम समझ ही चुके हैं कि ये होता आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन तब माइनस बी का पैर अगर ए के सिर पर रख दे तो ये जो खुला रह गया पैर और सिर, इसको मिलाएंगे, देन दिस वेक्टर गिव्स अस रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी विच इज वंस अगेन अ न्यू वेक्टर। और हम देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी एक जैसा नहीं है। तो हम समझ गए कि अगर हम ए वेक्टर के सिर पे बी वेक्टर का पैर रखते हैं और फिर ओपन एंड्स को मिलाते हैं तो हमारे पास ए प्लस बी आ जाता है। लेकिन अगर हम ए वेक्टर की हेड पर माइनस बी वेक्टर का टेल रखते हैं और ओपनिंग्स को मिलाते हैं तो हमारे पास जो है उनका रिजल्टेंट आ जाता है, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाता है। पिछली बार अभी हमने देखा था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वही आ रहा था जो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आ रहा है। यहाँ देखते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वही आ रहा है क्या जो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ रहा है। तो यही कोशिश कर लेते हैं। तो अब अगर मैं बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना चाहूँ तो मुझको क्या करना होगा? सो मुझको पहले लेना होगा बी और मुझे फिर इसके सिर पर रखना पड़ेगा माइनस ए का टेल। अब अगर प्लस ए राइट साइड था तो माइनस ए लेफ्ट साइड होगा, और तब अगर मैं इस टेल से हेड को मिलाऊंगा तो मैं देखूंगा कि अब b माइनस ए इधर आ रहा है। हो सकता है इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, वो तो जब हम एनालिटिकल मेथड देखेंगे तब देखेंगे, पर एक बात तो पक्की दिख रही है कि a माइनस बी वेक्टर नीचे है और b माइनस ए वेक्टर ऊपर है, तो जिनकी डायरेक्शन ही सेम नहीं है वो वेक्टर सेम तो नहीं हो सकते। इसलिए a वेक्टर माइनस बी वेक्टर और b वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर तो नहीं है, यानी वेक्टर का डिफरेंस कम्यूटेटिव तो नहीं होता। अब इनके मैग्नीट्यूड बराबर होते कि नहीं होते वो हम एनालिटिकल मेथड में देख सकते हैं। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, एक वेक्टर का हेड ले लीजिए, उसमें जिसको मिलाना है उसका टेल लगा दीजिए। a प्लस बी है तो a लीजिए, उसके सिर पे b रख दीजिए, और आप b के सिर पे भी a रख सकते हो व्हाइल एडिशन। लेकिन सब्ट्रैक्ट करते समय आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा क्योंकि a माइनस बी का मतलब है a प्लस माइनस बी
जबकि b माइनस a का मतलब है b प्लस माइनस a। तो उस समय आपको थोड़ी सावधानी रखना है क्योंकि वेक्टर का जो डिफरेंस है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। हमारे पास वेक्टर एडिशन को दिखाने वाले दो लॉ है। पहला है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ वी कैन रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two sides of a triangle in the same order, then the third side which closes the triangle in opposite order represents their resultant। मतलब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि अगर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक ट्राइंगल की दो साइड से दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सको एक ही ऑर्डर में, तो उनका रिजल्टेंट वो तीसरी ट्राइंगल की साइड से आएगा जो कि ट्राइंगल को क्लोज कर रही है। एंड इट इज इन अकॉर्डेंस विथ आवर हेड टेल मेथड। मतलब ये तो बढ़िया है, जैसा हमने हेड टेल मेथड पढ़ा था वही तो है। एक ट्राइंगल लीजिए, उसकी दो साइड्स अगर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। एकदम आसान। इसी समय a माइनस बी करना होगा तो एकदम सिंपल है, a और माइनस बी को उस ट्राइंगल की साइड बनना होगा। तो ये a है, ये माइनस बी है और इनका जो रिजल्टेंट है वो r वेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी को। आप चाहे तो इसे r डैश भी बोल सकते हैं, एकदम सिंपल। सेकेंड लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented by the diagonal of parallelogram which passes through their intersection point। मतलब अगर हम दो वेक्टर्स को उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर पाए तो उनका रिजल्टेंट उस डायगोनल से आएगा जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है। देखते हैं, जैसे ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, अगर हम इनको एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से दिखा पाए तो हम इसको इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से दिखा पा रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट वो वाला डायगोनल होगा जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता है। मतलब ये इनका रिजल्टेंट होगा जो a प्लस बी को रिप्रेजेंट करता होगा। अब यहीं अगर मुझको a माइनस बी चाहिए तो मुझको एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाना होगा जिसकी एक साइड हो a और एडजेसेंट साइड हो माइनस बी, और तब उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला डायगोनल मुझे रिजल्टेंट दे देगा। जैसे ये a वेक्टर है और ये माइनस बी वेक्टर है, ये इनसे बनने वाला पैरेललोग्राम है, तो a माइनस बी ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड है एनालिटिकल मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। ग्राफिकल मेथड हम देख चुके हैं, हेड टेल मेथड, और उसी को दो तरीके से बोल दिया जाता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ वी आर लुकिंग फॉर एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड में हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में इसकी रिजल्टेंट की वैल्यू लेकर आएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि वेक्टर्स में ना केवल a और b के मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंस है, साथ में a और b के बीच में जो एंगल है उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको वो एंगल देखकर डिसाइड करना पड़ता है कि इनका रिजल्टेंट कितना है। तो हम a और b के बीच के एंगल के बारे में बात करें कि असली एंगल कौन सा है। देखिए, वेक्टर के बीच में जो सबसे बड़ा एंगल पॉसिबल है वो 180 है और जो सबसे छोटा एंगल पॉसिबल है वो 0 है। तो दो वेक्टर या तो पैरेलल हो सकते हैं या एंटी पैरेलल हो सकते हैं और बाकी उसके बीच में कुछ भी एंगल वो बना सकते हैं। अगर आपको ये थोड़ा आइडिया है तो अगर आपका आंसर 180 से बड़ा आने लगे तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि यार कुछ तो गड़बड़ हो गया अपने से, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल ही 180 है और सबसे छोटा एंगल 0 है। मोरओवर, angle between the vectors means the angle between the directions of vector। तो उनके दोनों के या तो हेड्स के बीच का एंगल है या उनके टेल्स के बीच का एंगल है, पर एक हेड और एक टेल के बीच का एंगल नहीं है। इसको हम समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे पास है एक वेक्टर a वेक्टर और ये हमारे पास है दूसरा वेक्टर b वेक्टर। अब अगर हम इनके बीच का असली एंगल निकालना चाहते हैं तो असली एंगल कैसे निकाल सकते हैं? टेल से टेल चिपका दो भाई, ये इनके बीच का वैलिड एंगल हो गया।
ऐसा नहीं करना तो हेड से हेड चिपका दो भाई, ये भी इनके बीच का वैलिड एंगल हो गया। पर जब भी हम हेड और टेल मेथड इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादातर सिचुएशन ऐसी होगी जब एक वेक्टर की हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल रखी होगी। अब हम असली एंगल कैसे निकालेंगे? तो आप इस जंक्शन पर जिसका भी हेड आ रहा हो उसको एक्सटेंड कर दो, तब ये एंगल वैलिड एंगल हो जाएगा। क्योंकि पूरे वेक्टर अलजेब्रा में हमको वेक्टर्स के बीच के एंगल की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए या तो दो हेड्स के बीच का एंगल वैलिड है क्योंकि हमें उनकी डायरेक्शन के बीच का एंगल बताना है। अब ए वेक्टर इधर जा रहा था, बी वेक्टर इधर जा रहा था। अब कोई बोले ये एंगल सही है, गलत है, बी इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल है। इसलिए अगर हेड पे टेल रखा हुआ है तो जो जंक्शन पे हेड है उसको प्रोपोगेट कर लो, दूसरे वेक्टर से एंगल बना लो, वो ही उनके बीच का असली एंगल होगा, वैलिड एंगल होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम पता लगाना चाहते हैं एनालिटिकल मेथड से a प्लस बी, और इससे हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा जिसमें ना केवल a का मैग्नीट्यूड आना चाहिए, b का मैग्नीट्यूड आना चाहिए, बल्कि वो एंगल भी आना चाहिए जो a और b के बीच में है। क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा ना केवल a और b के मैग्नीट्यूड के लिए सेंसिटिव है बल्कि उनकी बीच के एंगल के लिए भी सेंसिटिव है। तो हम कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि ये है ए वेक्टर जिसको हम ओ पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने इस वेक्टर के हेड पर दूसरे हमारे बी वेक्टर का टेल रख दिया। ये है हमारा बी वेक्टर जिसकी की लेंथ है पी क्यू, और हमारा इंटरेस्ट है इस वेक्टर की लेंथ और डायरेक्शन निकालने में, जिसे हम पहले से ही जानते हैं कि ये आर वेक्टर है जो a प्लस बी की जरूरत को खत्म करके अकेला ही वो काम कर देगा जो a प्लस बी कर रहे हैं। इसलिए हमें कुछ भी करके इस येलो वाले वेक्टर की लेंथ यानी ओ क्यू चाहिए और इसकी डायरेक्शन चाहिए। अब हमें इसमें एक तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, मतलब ओ से लेके पी तक की लेंथ की। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी यानी पी से लेकर क्यू तक के लेंथ की। हमें ए और बी के बीच के एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा मैंने आपको सिखाया था, अगर मैं OP को एक्सटेंड कर दूं तो ये जो थीटा है वो P और Q के बीच का वैलिड एंगल है। देखिए, अगर मुझे किसी भी ट्राइंगल का हाइपोटेनियस पता करना हो और अगर वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से बड़े मजे से पता कर सकता हूँ। पर क्योंकि ये जो ट्राइंगल है OPQ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसलिए मैं O से Q तक की लेंथ निकालने में अपने आप को परेशान पा रहा हूँ। क्यों ना मैं Q से इस OP लाइन पर एक नॉर्मल ड्रॉप कर दूं और सपोज ये पॉइंट S है, तो यदि आप देखेंगे तो OSQ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है और इसमें मैं आसानी से O से Q तक का डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ। अब अगर हम मान लें कि A का मैग्नीट्यूड यानी O से P तक की लेंथ A है, अगर हम देखें इस ट्राइंगल PQS में तो QS अपॉन PQ इज इक्वल टू होगा साइन थीटा, इसलिए QS बराबर होगा PQ साइन थीटा। PQ के मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं B, इसलिए ये होगा B साइन थीटा। इसी तरह PS अपॉन PQ बराबर होगा cos थीटा, इसलिए PS बराबर हो जाएगा B cos थीटा। तो हम समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस होगी B sin थीटा जबकि ये होगी B cos थीटा। अब अगर मैं इन राइट एंगल ट्राइंगल OSQ देखूं तो OQ का जो स्क्वायर होगा वो OS के स्क्वायर
और एस क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओ क्यू को लिख सकते हैं आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यही हमें चाहिए, मतलब हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर की खोज कर रहे हैं अभी। ओ से लेके एस तक की डिस्टेंस को लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा, और एस से लेके क्यू तक लिख सकते हैं बी साइन थीटा। इस तरह आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लें इन दो टर्म में से, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा 1। इसलिए आर बराबर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है जो हमें आर का मैग्नीट्यूड बता रहा है। सो फाइनल रिजल्ट है कि इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर is theta, then their resultant r is given by under root a square plus b square plus 2ab cos theta। पूरी फिजिक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है ये, क्योंकि हम कई बार वेक्टर्स को ऐड करेंगे, क्योंकि हर चैप्टर में वेक्टर ही वेक्टर है। अभी तो हमने इतने लंबे मेथड से किया, बाद में हम फटाफट ये फॉर्मूला लगा दिया करेंगे और सॉल्व कर लिया करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट। अब देखो इस फॉर्मूले में ए भी आ रहा है, बी आ रहा है, और मजेदार बात है कि एंगल भी आ रहा है, इसलिए वो एंगल के लिए भी सेंसिटिविटी हमें मिल गई। अब स्कूल में जो हम अलजेब्रा पढ़ते थे उसमें तो a प्लस बी आता था, यानी 2 प्लस 2 4 ही होता था, लेकिन यहाँ तो 2 और 2 के बीच में एंगल कितना है उससे डिसाइड होगा कि आंसर क्या आएगा। तो ये तो बात हो गई आर के मैग्नीट्यूड की। अब हमें एक बात और करना है आर की डायरेक्शन की। चलो कर लें। तो अगर ये आर वेक्टर सपोज ए के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, क्योंकि अगर हम इस रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर के साथ एंगल बता दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो अगर हमारा इंटरेस्ट है डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर निकालने में, सो इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर इज अल्फा, अगर ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा है, देन इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एस क्यू, tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा को लिख सकते हैं b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। tan अल्फा बराबर हो गया b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। मतलब अगर हमें a के साथ एंगल निकालना है तो वो होगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, और अगर हमें b के साथ एंगल निकालना होता तो a और b अपनी जगह चेंज कर लेते, बस हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का b के साथ बनाया गया एंगल आ जाता। देखिए हम जानते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा एंगल के लिए सेंसिटिव होता है, तो अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड तो हम एज इट इज रखेंगे a और b, लेकिन अगर हम उनके बीच का एंगल वेरी करें तो नतीजे क्या आते हैं इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। जैसे कि स्पेशल केस में हमारा पहला स्पेशल केस है कि मान लीजिए कि अगर थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, मतलब जो दो वेक्टर हमारे पास हैं वो पैरेलल हैं। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, हमने मान लिया ये पैरेलल है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल है और हम इनको ऐड करना चाहते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले से r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 लिखना होगा। हम सभी जानते हैं कि cos 0 1 होता है, तो हमें दिखाई दिया यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। इसका मतलब स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद ये r, जो कि r डैश का मैग्नीट्यूड था, यानी a प्लस b का मैग्नीट्यूड था, वो आ गया हमारे पास a प्लस b। और वैसे भी अगर दो नंबर्स
को ऐड करें तो उनका सबसे बड़ा आंसर सीधे उनको ऐड करने पर ही आ सकता है यार। तो इसलिए a प्लस बी उनका सबसे बड़ा आंसर होगा। इसका मतलब मैक्सिमम आंसर आ सकता है a प्लस बी, वो भी तब जब दोनों वेक्टर हो एक दूसरे के पैरेलल। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनका मैक्सिमम आंसर आ सकता है a प्लस बी। अब अगर वेक्टर्स के बीच का एंगल सबसे बड़ा हो, यानी आपने देखा ना सबसे छोटे एंगल पर सबसे बड़ा आंसर आया है, मतलब वेक्टर अलजेब्रा कैसे काम करता है, जिन दो वेक्टर को हम आपस में मिला रहे हैं अगर उनके बीच का एंगल कम होगा तो आंसर बड़ा होगा, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आंसर छोटा होता चला जाएगा। तो अगर थीटा 180 डिग्री है, अगर थीटा 180 है तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि आर यानी कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, यानी कि अब ये जो दो वेक्टर थे वो एक दूसरे के ऑपोजिट थे। ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट थे, व्हाटएवर बी देयर लेंथ्स, बट ये एक दूसरे के ऑपोजिट थे। तब cos 180 तो -1 होता है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये हो गया हमारे पास a माइनस बी। ओहो, ये तो आ गया दुनिया में सबसे छोटा आंसर, इसका जो भी पॉसिबल था सबसे छोटा आंसर। इसका मतलब दो वेक्टर्स के बीच का सबसे बड़ा एंगल हो सकता है 180, सबसे छोटा एंगल हो सकता है 0, सबसे छोटे एंगल पर आंसर आ रहा है सबसे बड़ा a प्लस बी, और सबसे बड़े एंगल पर आंसर आ रहा है सबसे छोटा a माइनस बी। अब अगर इनके बीच में एंगल हो 90 डिग्री, मतलब a वेक्टर और b वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो r वेक्टर की मैग्नीट्यूड मतलब a प्लस बी की मैग्नीट्यूड वो आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। ये भगवान, cos 90 तो 0 होता है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब वेक्टर एडिशन का सबसे बड़ा आंसर हो सकता है 0 डिग्री पर a प्लस बी, सबसे छोटा आंसर हो सकता है a माइनस बी 180 डिग्री पर। अब हम वेक्टर एडिशन की रेंज बता सकते हैं, तो हम बता सकते हैं रेंज ऑफ वेक्टर एडिशन a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी से लेकर a प्लस बी तक कहीं तक भी हो सकता है। सो हम अब पता लगाना चाहते हैं a माइनस बी एनालिटिकल मेथड से, पर हम इस सवाल को भाई पूरा नहीं करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। चलो देखते हैं, क्योंकि अब बच्चे होशियार बच्चे समझ चुके हैं कि भाई जोशी जी अगर ये a था और ये b था, इनके बीच का वैलिड एंगल हमें पता है सर, इनके बीच का वैलिड एंगल सर इसको एक्सटेंड करने पर आएगा सर, और मान लेते हैं कि इनके बीच का वैलिड एंगल थीटा। तो सर हम जानते हैं कि a प्लस बी इधर पे कहीं पे आएगा, और हम जानते हैं कि r जिसे आप कहते हो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड वो हमने पहले ही पढ़ रखा है सर, वो होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और सर अगर आप कहो तो हम क्या करें अभी कि ये लाइन खींच के बता दें आपको कि r कहाँ पे आएगा, a के टेल से b के हेड को ही तो मिलाना है। हाँ सही बात, लेकिन अब हमारा इंटरेस्ट आ गया है a माइनस बी। तो बच्चों देखना बहुत जरा सी बात है, हमें a के साथ क्लब करना है माइनस बी। हमारा इंटरेस्ट किस में है, अब r डैश में है। r डैश क्या है, r डैश है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो हमारा इंटरेस्ट r डैश में है जो a वेक्टर माइनस b वेक्टर है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि a में माइनस बी क्लब करें। चलो माइनस बी ढूंढते हैं कहाँ है, अरे माइनस बी यहाँ है, जिसका मैग्नीट्यूड तो b के बराबर है लेकिन उसकी डायरेक्शन b के अपोजिट है। अच्छा बस जरा सी बात है, अगर पल्ले पड़ जाए, ये एंगल कितना था भाई, टोटल 180 था सर। अच्छा ऊपर एंगल कितना चला गया, थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा यार, 180 माइनस थीटा। आहा, इसका मतलब जब a और b के बीच में एंगल होता है थीटा, तो
तो उस समय ए और माइनस बी के बीच में एंगल होता है 180 माइनस थीटा। बाकी सब तो वैसे ही आने वाला है। अगर आप इस आर को कैलकुलेट करने वाले हो, जिसको मैं कह रहा हूं आर डैश, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को, तो पूरा वेक्टर अलजेब्रा वैसा ही रहेगा, बस थीटा में थीटा की जगह इनके बीच का वैलिड एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। मतलब हमको चमका कि इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, जो कि गिवन होगा, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज 180 माइनस थीटा। अरे यही तो ताले की चाबी है, क्योंकि 180 माइनस थीटा इनके बीच का एंगल है, जो कि मैं फटाफट लिख दूंगा। लेकिन जब मैं इसमें लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस के आगे मैं क्या लिख दूंगा 180 माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। ओहो हो। जब मैं पता लगा रहा था डिफरेंस, तो मेरे पास आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। भूल मत जाना, ये यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है। किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है। 180 माइनस थीटा था ए और माइनस बी के बीच का एंगल, इसलिए ये फॉर्मूला अलग दिख रहा है, क्योंकि टेक्निकली तो फॉर्मूला तो वही है। अब असली एंगल रखो ना यार कॉस के पीछे, फिर आपने उसे सॉल्व करके माइनस ले आया आगे। इसलिए देखो फॉर्मूला तो वो का वही है, जोड़ो या घटाओ एक जैसा ही है। अरे वाह, तो जोड़ने और घटाने के लिए एक जैसा ही करना है। लेकिन जब ए और बी के बीच का एंगल होता है थीटा, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल होता है 180 माइनस थीटा। इसलिए दोनों के आंसर में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखता है, बाकी तो टेक्निक तो सेम ही है। सो अगर स्पेशल केसेस देखें, स्पेशल केसेस देखें, हम बात कर रहे हैं अब आर डैश की। आर डैश मतलब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये हमारे पास ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। याद रखो यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है, where theta is the angle between a vector and b vector। और हम ढूंढ क्या रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं a माइनस बी। हम सभी बच्चे जानते हैं कि a और b के बीच का एंगल जब थीटा होता है, तो a और माइनस b के बीच का एंगल कितना होता है 180 माइनस थीटा। इसकी वजह से ये माइनस आया है, क्योंकि वहां जो कॉस के पीछे थीटा लिखना था, वो कायदे से तो 180 माइनस थीटा लिखना था, लेकिन हमने वहां 180 माइनस थीटा लिखा, फिर ट्रिग्नोमेट्री से cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो गया, इसलिए वहां पे माइनस आगे आ गया। अब देखते हैं इसकी वजह से रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अगर अब मैं थीटा ले लूं 0, याद रखो थीटा किसके बीच का एंगल था, ए और बी के बीच का एंगल। तो ए और बी तो पैरेलल है बेटा, अरे ए और बी तो पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल, लेकिन माइनस बी एंटी पैरेलल। मतलब जो रिजल्ट 180 के लिए आ रहा था, वो यहाँ 0 के लिए आएगा। चलो कोशिश करके देखते हैं। तो 0 डिग्री पर ये आर डैश का मैग्नीट्यूड, आर डैश का मैग्नीट्यूड यानी कि ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओहो, ये तो a माइनस बी आ गया सर, ये तो मिनिमम आ गया। सर आपने तो कहा था जब एंगल छोटा होता है तो आंसर बड़ा होता है, और जब एंगल बड़ा होता है तो आंसर छोटा होता है। अरे मैं अभी भी अपनी बात पे टिका हुआ हूँ, तुम लोग गलत काम कर रहे हो, क्योंकि तुम थीटा रख रहे हो। थीटा किसके बीच का एंगल है यार, थीटा तो ए और बी के बीच का एंगल है ना। दिमाग लगाओ, सोचो कि जिस समय ए और बी के बीच में थीटा है, उस समय ए और माइनस बी के बीच में कितना होगा, वो कितना होगा। चलो साइड में सोच लेते हैं, 180 माइनस 0, ओहो 180, और ये तो बहुत बड़ा एंगल है भाई।
यही तो सबसे बड़ा एंगल है। अच्छा, तो जब ये हमें सूडो फीलिंग दे रहा है, ये हमें सूडो फीलिंग दे रहा है, क्योंकि जब ए और बी के बीच में 0 है तो ए और माइनस बी के बीच में कितना है, 180 माइनस थीटा। इसीलिए तो वही आंसर आ रहा है जो समेशन का आ रहा था 180 पे। हाँ, अब हमें बात पकड़ में आ गई। फिर फिर दूसरा, अगर थीटा बराबर है 180, अरे भूलना नहीं, थीटा किसके बीच का एंगल है, किसके बीच का एंगल है थीटा भाई, ए और बी के बीच का एंगल। तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा 180 है, तो 180 माइनस 180 जीरो। रे तो इसका मतलब ये अब सबसे छोटे एंगल पे आ गए, ए और माइनस बी, तो इसका आंसर सबसे बड़ा आएगा। चलो चेक करके देखते हैं। तो ये हो गया आर डैश का मैग्नीट्यूड, मतलब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 180, cos 180 फिर से कितना होगा, -1। तो ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये कितना हो गया, a प्लस बी उत्तरी। ये तो आ गया मैक्सिमम। सर कुछ गड़बड़ कर रहे हो सर, आप 0 डिग्री पे आप ले आए सर, है ना, क्या बोलते हैं सर, 0 डिग्री पर आप ले आए मिनिमम आंसर, और 180 पर मैक्सिमम। आपने तो कहा था एंगल छोटा होता है आंसर बड़ा होता है। यार मैं अभी भी अपनी बात पे टिका हुआ हूँ, एंगल छोटा होता है आंसर बड़ा होता है। याद रखो, थीटा किसके बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है। और हम यहाँ यूज क्या कर रहे हैं, 180 माइनस थीटा, पर हम यूज कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा, हमको पता नहीं चल रहा ना यूज करते समय, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि बड़े एंगल पे छोटा आंसर आ रहा है, छोटे एंगल पे बड़ा आंसर आ रहा है। असली एंगल नहीं है वो, थीटा तो ए और बी के बीच का एंगल है, और आप मिला किसे रहे हो, ए और माइनस बी को, इसलिए वो 180 में से घटाने के बाद छोटा बड़े में आपस में पलट गया है आंसर। अब अगर थीटा ले लें हम 90 डिग्री, अरे 90 बड़ा प्यारा नंबर है यार, 180 में से 90 घटाएंगे तो भी 90 आएगा भाई, 90 तो 90 है ही, और 180 माइनस 90 भी 90 है। इसका मतलब यहाँ एंगल चेंज ही नहीं हुआ, ए और बी के बीच में अगर 90 है तो ए और माइनस बी के बीच में भी 90 ही होगा। अरे भरोसा भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, ये देखो, ये ए, ये बी, ये माइनस बी, सोच कर देखो, ए और बी के बीच में 90, तो ए और माइनस बी के बीच में भी 90, इसलिए मुझे लगता है कि अब आंसर चेंज नहीं होगा। 90 पे पहले कितना आंसर आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो सोच कर देखते हैं, सोच कर देखते हैं। आर डैश का मैग्नीट्यूड मतलब ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90। हाय राम, cos 90 तो 0 है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यही आंसर तो ए प्लस बी का आया था। अच्छा, मतलब 90 डिग्री पर ए प्लस बी का और ए माइनस बी का आंसर सेम आता है, पर उनके 180 वाला आंसर 0 वाला बन जाता है और 0 वाला 180 वाला बन जाता है, क्योंकि वहां एंगल, असली एंगल क्या है, ए और बी के बीच में थीटा है, तो ए और माइनस बी के बीच में 180 माइनस थीटा है, इसलिए उनके वो रिजल्ट पलट गए हैं। सो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, उनके बीच में वैलिड एंगल थीटा है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो है ए, देन resultant of a vector plus b vector is given by under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। अब यहाँ तो a और b सब कुछ a है, तो हमने हर जगह a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा रख दिया, तो a स्क्वायर बाहर चले गए, अंदर हो गया 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos थीटा, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 1 प्लस cos थीटा। अब थोड़ा सोच कर देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा कि 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 प्लस cos थीटा बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, इसलिए ये हो जाएगा 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। मतलब अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो और हम उनका वेक्टर सम करना चाहें, तो आंसर आएगी 2a cos थीटा बाय 2, जहां थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का वैलिड एंगल है। अब हम निकाल रहे हैं इनका डिफरेंस,
तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था। इसके हिसाब से ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। ए बाहर चला गया, अंदर हो गया 2 माइनस 2 cos थीटा, तो 2 भी कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस cos थीटा। सर आपने 1 प्लस cos थीटा का तो फॉर्मूला बता दिया था अभी, इसका मतलब 1 माइनस cos थीटा का भी होता होगा। हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाएगा कि 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 माइनस cos थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये फॉर्मूला तो आपको सिखाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो याद करना पड़ेगा भाई। तो फिर ये हो गया 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। चलो जी, बढ़िया हो गया। आर डैश का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो ये आंसर आ गया 2a साइन थीटा बाय 2। मैग्नीट्यूड सेम हो तो 2a साइन थीटा बाय 2 सब्ट्रैक्ट करने पर और 2a cos थीटा बाय 2 ऐड करने पर, तो ये बहुत बढ़िया हो गया। ये दोनों फॉर्मूले रेडीमेड हो गए। ज्यादातर मान लो 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, दो फोर्स लग रहा है, बीच में 90 डिग्री का एंगल, और अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो खटाखट फॉर्मूले में वैल्यू रख के सम भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। सम में आ रहा है 2a cos थीटा बाय 2, डिफरेंस में आ रहा है 2a sin थीटा बाय 2। तो स्टूडेंट्स हम एक साथ देखते हैं कि अगर a और b का मैग्नीट्यूड सेम हो और वो a हो, तो हम एक कॉलम में लिखते जाएंगे एंगल कितना है, फिर उनका सम कितना आना चाहिए और उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए। चलो कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ ले लेते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री, तो साहब सम कितना आएगा? सम आएगा 2a cos 0 बाय 2। cos 0 1 होता है, तो आंसर आएगा 2a, यानी समेशन का आंसर हो गया 2a। a प्लस a बराबर 2a। लेकिन अब यहाँ पर a माइनस a का आंसर कितना आएगा? वो आएगा 2a साइन 0 बाय 2। साइन 0 0 है, अरे 0 आ गया। मतलब दो वेक्टर जो पैरेलल हैं उनको ऐड करें तो आंसर आएगा 2a जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, और डिफरेंस करें तो आंसर आएगा 0। अब अगर थीटा ले लें 60 डिग्री, तो ये सम हो जाएगा 2a cos 60 बाय 2। cos 60 बाय 2 मतलब cos 30 मतलब √3 बाय 2, तो ये हो जाएगा √3a, जबकि ये हो जाएगा 2a sin 60 बाय 2। sin 60 बाय 2 मतलब sin 30 मतलब 1 बाय 2 मतलब a। तो आप देख रहे हैं जब दो वेक्टर के बीच में 60 डिग्री का एंगल है तो उनका सम तो आ रहा है √3a और उनका डिफरेंस आ रहा है a। ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि जब उन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा ना, तो 180 माइनस 60 हो रहा होगा 120, तो उनके जो डिफरेंस आ रहा है a और माइनस b, उसके बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा। तो मुझे लगता है जब दोनों के बीच में 120 का एंगल आएगा ना a और b के बीच में, तो आंसर यही आ जाएगा। दोबारा से देखते हैं सम का। तो अगर थीटा बराबर होगा 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 2a cos 90 बाय 2 मतलब cos 45 मतलब 1 बाय √2 मतलब √2a। और मैंने कहा था कि सम और डिफरेंस तो सेम ही आते हैं 90 पे, तो ये हो गया 2a sin 90 बाय 2 और sin 90 बाय 2 मतलब sin 45। sin 45 भी 1 बाय √2 ही होता है, इसलिए इसकी आंसर भी आ गई √2a। अब अगर थीटा ले लें 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2a cos 120 बाय 2 यानी cos 60 जो कि होता है 1 बाय 2, इसलिए ये हो जाएगा a। कुछ चमका क्या? यहाँ पे आंसर a आया था और यहाँ पे आंसर a आया है। ये क्या हो रहा है? क्योंकि जब a और b के बीच में 60 डिग्री का एंगल था, तो मुझे लगता है कि a और माइनस b के बीच में 120 होगा, इसलिए जब a और b के बीच में 120 है तो a और माइनस b के बीच में 60 होगा। तो मुझे लगता है ये √3a वाला आंसर अब इधर आने वाला है। कोशिश करके देखते हैं। 2a sin 120 बाय 2 मतलब sin 60 मतलब √3 बाय 2। ओहो हो √3a। सही समझ आ रहा है मेरे को। इसी तरह अगर थीटा होगा 180 डिग्री, तो सम तो हो जाएगा 0, क्योंकि 180 डिग्री पर इक्वल वेक्टर सब्ट्रैक्ट होकर 0 दे देंगे।
cos 180/2 मतलब cos 90 मतलब 0। लेकिन अगर समेशन की बात करें तो 2a sin 180/2 sin 90 मतलब 1, तो आंसर आ जाएगा 2a। आप इन रिजल्ट्स को तसल्ली से कंपेयर करके अंदाजा लगा सकते हैं कि मेन जो चीज हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए वो क्या है, कि जब वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर्स के बीच के एंगल के लिए सेंसिटिव है, एंगल छोटा आंसर बड़ा, एंगल बड़ा आंसर छोटा, पर सम और डिफरेंस में अंतर क्यों नजर आता है? क्योंकि हम पूरे वेक्टर अलजेब्रा में ए और बी के बीच का एंगल यूज कर रहे हैं, जबकि जब हम ए माइनस बी निकाल रहे होते हैं तो हमें कायदे से यूज करना चाहिए ए और माइनस बी के बीच का एंगल, जिसकी वजह से ये सारा अंतर आ रहा है जो कि 180 माइनस थीटा होता है। सोचिए।